साथ भी अभी हाल ही में आपके नाम पे एक आर्टिकल भी छपा था कई न्यूज़पेपर में कि 84 वर्ष की उम्र में आपने एमबीए किया। ये बड़ा चर्चा का विषय रहा और मैं जानना भी चाहूँगा कि इस उम्र में एमबीए करने का सोचना। बेटे, मैं तो सिर्फ जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, मैंने सिर्फ इंजीनियरिंग की थी, पीएचडी सब मैंने अपनी नौकरी करते करते की है। ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन है कि वो जो इंडियन फार्मर्स है उनकी इनकम डबल करना चाहते हैं। मैंने एक ऐसी रिसर्च करके मेरे अपने यहाँ ये ग्रीन हाउस मैंने डेवलप किया है जिसको भारतीय भाषा में पॉली हाउस कहते हैं, जिसमें कि 5 से 8 गुनी प्रोडक्टिविटी है। सर बात करें, इतना कुछ आपने देश के लिए किया, समाज के लिए किया और निरंतर अभी भी कर रहे हैं अपने माध्यम से या सरकार के माध्यम से। ये काम कितना आसान होता है जब आपके साथ सरकार का मिलना या किसी सामाजिक एनजीओ का मिलना? पहले ज़्यादा समर्थन मिलता था या आपकी सरकार में ज़्यादा समर्थन मिलता? मैं तो बेटे पक्का वेजिटेरियन हूँ। मैंने कभी मीट नहीं खाया, मैंने कभी अंडा नहीं खाया, मैंने कभी शराब नहीं पी, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। तो मैं जो है इन सब चीज़ों दूर रह करके शायद उसका नतीजा मैं आज हूँ कि 84 साल की उम्र में भी मैं बिल्कुल फिट हूँ, हेल्दी हूँ। और यही मैं हर एक को मैसेज दूंगा कि बेटे सेहत पे ख्याल रखो। और जैसे मैंने बताया कि मेरी दिनचर्या में 1 घंटा मेडिटेशन और 40 मिनट योगा प्राणायाम एक्सरसाइजेज हैं, वो करते रहो। आज हमारे कैमरे पर ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने आज़ादी के बाद से आज तक निरंतर समाज और देश में अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसी शख्सियत है जिन्होंने लगातार देश और समाज को एक बैकबोन बन के दिखाया है। उनकी उन्नति में और बात करें उसकी तरक्की में अपना विशाल योगदान दिया है। गिरीश मोहन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और सब बातचीत करते हैं आपके जीवन परिचय को लेकर और आपके उस विशाल गाथा को लेकर जिस पर इन्होंने देश के लिए कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है। सर नमस्कार, पहले सनसनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर बात करें, आज़ादी से लेकर आज तक आपने कितने इनोवेशन देश के लिए किए? देखो बेटे, मैं तो जब देश गुलाम था तब पैदा हुआ था, 1941 में मैं पैदा हुआ हूँ। और मैंने हाई स्कूल मैंने पास किया, मैंने अपने टाउन से ही। उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं एक टेक्सटाइल मिल में मैंने एज ए ट्रेनी इंजीनियर काम शुरू किया। और वहाँ पर मैंने बड़ी मेहनत की। 14 साल में 7 मुझे प्रमोशंस मिले और मैं यंग जनरल मैनेजर बना। और उसके बाद में मैं वहाँ से फिर मुझे एक मौका मिला। जब मैं टेक्सटाइल मिल में काम करता था तो मेरा सबसे बड़ा योगदान था एनर्जी कंजर्वेशन में। मतलब एक टेक्सटाइल मिल में कॉटन के बाद जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है स्टीम, पावर, वाटर। इन तीनों में मैंने बहुत बचत करके दिखाई थी, जिसकी वजह से मुझे उस ज़माने में मैंने डीसीएम को एक नेशनल अवार्ड दिलाया था। उसके बाद में चूँकि मेरा नाम इतना पॉपुलर हो गया कि मुझे टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन पूरे हिंदुस्तान में मुझे बुलाते रहते थे और मुझसे बात करते रहते थे। मैं लेक्चर देता था कि एनर्जी कंजर्वेशन में कैसे पैसा बचाया जा सकता है। तो उससे करते करते मेरा इतना नाम हो गया कि मुझे हनोवर में एक इंजीनियरिंग फेयर होता था सबसे बड़ा साल का, उसमें मुझे बुलाया गया कि मैंने क्या काम किया वो पढ़ने के लिए, अपना पेपर रीड करने के लिए। उस वक्त मुझे जो ऑडियंस में जो मेरे पेपर को सुन रहा था उसमें एक इंसान था, पिट्सबर्ग स्टील का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। पिट्सबर्ग स्टील अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट था। उसने मुझे, जब मेरा टॉक ख़त्म हुआ तो उसने मुझे एक जॉब ऑफ़र दिया। उसने कहा कि तुम अमेरिका आना चाहोगे तो मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट का जॉब ऑफ़र करता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन में। तो मैंने उस वक्त तो उसको टाल दिया, ये क्या करके कि नहीं मैं आई एम गेनफुली एम्प्लॉयड इन माई कंट्री। उस जगह फिर भी तुम सोचना, मेरा ये विजिटिंग कार्ड रख लो, एड्रेस, और उसमें मेरा वो टेलेक्स होते थे उस ज़माने में। तो उसने कहा कि अब मुझे कभी ज़रूरत हो। मैं जब हिंदुस्तान आया तो मुझे सब लोगों ने कहा कि तुमने बड़ी गलती की है और ये इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए था। और इधर मेरे अंदर देश सेवा करने की आग बड़ी तेज़ी से फैल रही थी। मैं चाहता था कि मैं क्यों ना कोई देश के लिए कर पाऊँ। और उस ज़माने में सिख टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगर आपने नाम सुना हो, भिंडरावाला था एक, और जो ऐसे बहुत सारे सिख टेररिस्ट हुए जो कि पाकिस्तान भेजता था पंजाब बॉर्डर के थ्रू, और वो इंडिया में आकर के टेररिज्म करते थे और बहुत नुकसान करते थे और सिखों को ज्वाइन करने की कोशिश करते थे। तो उसके लिए भारत सरकार कोशिश कर रही थी कि पंजाब बॉर्डर को फेंस किया जाए। तो उसकी फेंसिंग के लिए तो मैंने सोचा कि मैंने ऐसा सुना था कि कोई अमेरिका में कोई ऐसी नई फेंसिंग है जो कि बड़ी भारी, मतलब जो कि बड़ी इफ़ेक्टिव है।
तो मैंने वो सोच करके मैंने वो अमेरिका का जॉब ऑफ़र मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैं अमेरिका गया। वहाँ मैंने उसको देखा, पेंटागन में लगी हुई थी वो, और पेंटागन में मैंने पता करते करते कौन है तो पता लगा जर्मनी में एक कंपनी है जो बनाती है। उस कंपनी के साथ मैंने मुलाकात की और उसको मैंने ये कोशिश की कि वो मुझे टेक्नोलॉजी दे दे, मगर उसने कहा कि मेरा कुछ कमिटमेंट है पेंटागन और ये उससे नेटो से कि मैं इसको 10 साल तक किसी को नहीं दे सकता। अभी 10 महीने रहते हैं, 10 महीने के बाद मैं आपको दे सकता हूँ अगर आप मुझसे मिले तो मैंने उसको कहा कि आप मुझे अपनी फैक्ट्री दिखा सकते हैं जहाँ ये बनाते हैं। उसने कहा, उसने मुझे फैक्ट्री दिखाई और मैंने देख कर सोचा कि ये तो मैं बना सकता हूँ खुद ही। तो मैं इंडिया आया, यहाँ आकर के मैंने वो प्लांट बनाया, कोशिश की बनाने की और मैं कामयाब हो गया, मैंने बना दी। और बनाने के बाद मैंने भारत सरकार को, डिफेंस मिनिस्ट्री को कॉन्टैक्ट किया और उससे मुझे मौका मिल गया और मैंने पूरा पंजाब बॉर्डर, फेंसिंग का काम तो MES ने किया मगर मैंने वो प्रोडक्ट बना के दिया, सारा टेक्नोलॉजी और सारा प्रोडक्ट मेरा था। तो उससे मैंने और वो बहुत इफेक्टिव फेंसिंग हुई। उसके बाद भारत सरकार ने कहा उसको राजस्थान बॉर्डर भी फेंस करो, गुजरात बॉर्डर भी फेंस करो, बांग्लादेश बॉर्डर भी फेंस करो। तो उस तरह मुझे बहुत काम मिला और मैंने वो सारा फेंसिंग किया। मगर मेरा मन तो नए नए इनोवेशन में लगा रहता था। तो मैं फिर जो आगे बढ़ता चला गया, तो मैं मौके ढूंढता था, अपॉर्चुनिटी ढूंढता था। तो मुझे पता लगा कि जब राजीव गांधी की सरकार थी तो उन्होंने सोचा कि गांव को कम्युनिकेशन से जोड़ा जाए, टेली कम्युनिकेशन से। तो उसमें ऐसा बात चल रही थी कि गांव को टेली कम्युनिकेशन कैसे जोड़ा जाए। तो ये बात हो रही थी कि अगर एक बस के अंदर टेलीफोन एक्सचेंज लगा दिया जाए। उस ज़माने में अगर आप याद करें, आप अपने पिताजी, अपने पूर्वजों से पूछेंगे, वो बताएंगे 5-5 मंजिला टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग होती थी। तो एक बस बॉडी में टेलीफोन एक्सचेंज लगाना ऑलमोस्ट असंभव कार्य था, मगर चूंकि उसके लिए प्लानिंग किया गया और मैंने ITI मनकापुर, जो कि टेलीफोन एक्सचेंज का बनाती थी इक्विपमेंट, उसको कांटेक्ट किया और उससे मैंने मिल कर के और मैंने एक बस बॉडी में टेलीफोन एक्सचेंज डेवलप किए। और मैंने ऐसे वो टेलीफोन एक्सचेंज, अगर मैं ठीक तरह से याद है, 28 एक्सचेंज बना करके लगाए थे। तो एक गांव में उस बस को खड़ी कर देते थे, उससे कम से कम 40-50 गांव जोड़ लेते थे और फिर उसको शहर से जोड़ देते थे, तो गांव सारे जुड़ जाते थे। तो इस तरह से मैंने काम किया। तो मैं उसके बाद मेरा दिल और दिमाग सिर्फ इनोवेशन पे लगा रहता था। ऐसे करते मैंने मतलब करीब 8 इनोवेशंस किए। अच्छा सर, बात करें इनोवेशन के साथ साथ भी अभी हाल ही में आपके नाम पे एक आर्टिकल भी छपा था कई न्यूज़पेपर में कि 84 वर्ष की उम्र में आपने MBA किया। ये बड़ा चर्चा का विषय रहा और मैं जानना भी चाहूँगा कि इस उम्र में MBA करने का सोचना। बेटे, मैं तो सिर्फ जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, मैंने सिर्फ इंजीनियरिंग की थी। मैंने M.Tech, PhD सब मैंने अपनी नौकरी करते करते किए हैं। और मैं पढ़ाई को अपना एक ऐसा हिस्सा समझता हूँ, मुझको बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। जो अभी बिटिया कह रही थी ना कि खाना अगर 7 बजे खा लो तो 10 बजे के बाद भूख लगने लगती है, तो मैं उस 7 बजे के बाद 10 बजे 11 बजे तक जब तक जगता हूँ पढ़ाई करता हूँ। अभी भी पढ़ाई करता हूँ। तो मैंने अभी एक PhD की डिग्री तो अभी मैंने ली है, 1 महीने पहले दुबई में उसका कन्वोकेशन हुआ था। तो बेटे, पढ़ने का जज्बा जो है वो बनाने से बनता है। अगर आपको शौक है पढ़ने का, मैं ऐसा समझता हूँ कि हर उम्र में। और बेटे, पढ़ाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री लगाने के लिए, उससे आपको बहुत सीख मिलती है। जैसे मैं MBA की आप बात कर रहे हैं, मेरी एक कंपनी है जो कि अभी तो मेरा बेटा देखते हैं उसको, उसके वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मगर मैं चेयरमैन हूँ उस कंपनी का। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी कंपनी में लागू की हैं और जिससे मैंने फ़ायदा देखा है। तो अगर 84 साल की उम्र में पढ़ाई करके अगर मैंने कुछ लाभ किया है कंपनी के लिए तो फ़ायदे की बात है। तो पढ़ाई हमेशा करनी चाहिए। अच्छा सर, लगातार अगर बात करें कि आपने कई इनोवेशन किए, अभी इस समय आपके माइंड में क्या चल रहा है कि आने वाले भविष्य में या अभी प्रेजेंट में देश के लिए क्या कुछ किया जा सकता है या आप करने की सोच रहे हैं? बेटे, ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन है कि वो जो इंडियन फार्मर्स है उनकी इनकम डबल करना चाहते हैं। मैंने एक ऐसी रिसर्च करके मेरे अपने यहाँ ये ग्रीन हाउस मैंने डेवलप किया है, जिसको भारतीय भाषा में पॉली हाउस कहते हैं, जिसमें कि 5 से 8 गुनी प्रोडक्टिविटी है। मैंने करके दिखाई है। मैंने IRI पूसा ने स्टडी करके मुझे सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है और मैंने किया। और इन एडिशन में सोलर बिजली जनरेट करता हूँ। तो आप लोग अगर देखने का अगर समय होगा तो आपको दिखाऊंगा उसके लिए। तो मेरा रोल आगे जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट करूँ और उसमें सारे मार्जिनल फार्मर्स की इनकम को 5 गुना कर दूँ। ये मेरा उद्देश्य। बस, दिस इज माई लास्ट मिशन ऑफ लाइफ।
और सर एक बात करें, मैं एक बात ही कैमरे के माध्यम से ही बताना चाहूँगा, क्योंकि सर एक ऐसी शख्सियत हैं कि हमने इनके सारे काम सुने पर इनका नाम हमने कहीं नहीं देखा होगा। एक तरह से इन्होंने बैकबोन के तरीके से वो हर जगह पे काम किया है। सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से अभी कोयले से बिजली बनाई जाती है, गैस से बिजली बनाई जाती है, एक ऐसा कोई अपने को इनोवेशन किया हो जिसके माध्यम से कि बिजली सस्ते में और ज़्यादा उत्पादन की जाए? बेटे, जो आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में सुना होगा, लोग डरते हैं उनसे, मगर हमारे बिल्कुल वो सेफ हैं, वो चीपेस्ट है। उनकी पावर जनरेट 70 पैसे आती है यूनिट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली। तो अभी एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें मेरा भी योगदान है, फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी। वो फास्ट ब्रीडर क्या है? वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मगर उसमें जो यूज़ होता है फ्यूल, यूरेनियम की जगह थोरियम यूज़ होता है। और थोरियम क्या है? वो जो साउथ के केरला के और तमिलनाडु के बीचेस पर जो रेता पड़ा हुआ है वो थोरियम है सारा। उस थोरियम से बिजली बनाने में ऑलमोस्ट समझिए कि फ्री है, वो तो अबंडेंटली अवेलेबल है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कुछ है नहीं, कैपिटल कॉस्ट है बस, और मेंटेनेंस की कॉस्ट है। उससे जो बिजली बनेगी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी सस्ती होगी और सेफ होगी, सुरक्षित होगी। सर इसमें अपना क्या योगदान है? मैंने बेटे जो पहला एक पायलट प्लांट बनाया गया था 25 मेगावाट का, भारत सरकार ने उसका बनाया था, उसमें मैंने और लार्सन टुब्रो ने मिलकर के उसको पूरा किया था, और वो 14 साल से सक्सेसफुली काम कर रहा है। लार्सन टुब्रो ने उसकी मेन कोर असेंबली वगैरह बनाई थी, और मैंने उसका जो कूलिंग सर्किट और जो बाकी उसके इंस्टॉलेशन का काम था मैंने किया था। कल्पकम एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ लगा हुआ है, और पिछले 14 साल से बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है, और फ्यूल की कॉस्ट जीरो है उसकी। तो आप समझिए कि कितना सस्ती बिजली उससे जनरेट हो रही है। अभी भारत सरकार ने अभी 2 दिन पहले मोदी जी ने पार्लियामेंट में बिल पास किया है, जिसमें कि वो थोरियम बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं उनको प्राइवेट कंपनीज भी उसको लगा सकती हैं। सर बात करें, अभी आपको हाल ही में कई ज़मीनें मिली हैं, कहा गया है कि झांसी में आपको कई प्लांट्स मिले हैं, तो उसका प्रयोग आप किस चीज़ में करेंगे? हाँ, मुझे झांसी में करीब 400 एकड़ से ऊपर ज़मीन मिली है डिफेंस कॉरिडोर में। वहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी वहाँ पर जो रॉकेट का फ्यूल है वो बनाए, और उसके लिए मेरे पास टेक्नोलॉजी है, और मैं वहाँ पर रॉकेट फ्यूल बनाने का प्लांट लगाऊंगा उसमें। जी। अच्छा सर, बात करें इतना कुछ आपने देश के लिए किया, समाज के लिए किया, और नेता अभी भी कर रहे हैं अपने माध्यम से या सरकार के माध्यम से, ये काम कितना आसान होता है जब आपके साथ सरकार का मिलना या किसी सामाजिक NGO का मिलना? पहले ज़्यादा समर्थन मिलता था या आपकी सरकार में ज़्यादा समर्थन मिलता है? आपकी सरकार में बेटे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, और मैं आपको बताता हूँ रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। मुझे अब तक करीब 2 राष्ट्रपति से 2 इंटरनेशनल और 19 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। इन एडिशन टू दैट मेरे कुछ मित्रों ने पद्मश्री के लिए भी मुझे नॉमिनेट किया है। तो मे बी दैट गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज माई मेरा जो काम है, और वो तो 25 जनवरी को पता लगता है पद्मश्री के नॉमिनेशन का। सर बात करें आपके इंस्पिरेशन की, क्योंकि यहाँ तक सफ़र तय करना 85 वर्ष की उम्र में एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आज का एक यूथ की बात करें तो यूथ भी कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस हो जाता है, और कहीं ना कहीं अपने आप को लूज समझ लगता है एक मौके पर आने के बाद, लेकिन लगातार चलना एक बड़ी मिसाल है। बेटे, मैं अपने को कभी ओल्ड नहीं समझता। मेरी एक सेक्रेटरी है, लड़की है 25 साल की, उससे तेज़ चलता हूँ मैं। उससे कंपटीशन होता है मेरा, खाना खाने के बाद रोज वॉक करते हैं, मैं उससे तेज चल के निकलता हूँ, और मैं अपने को कभी बूढ़ा नहीं महसूस करता, मैं करता भी नहीं हूँ। मेरी हेल्थ वाइज मैं बिल्कुल फिट हूँ, और बस सिर्फ ये है कि मैं खाना पीना में 1 घंटे, देखो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ रोज़, 1 घंटे मेडिटेशन करता हूँ, 6 से 7 बजे ध्यान लगा के बैठता हूँ। 7 बजे के बाद में मैं जो 1 कप चाय लेता हूँ, चाय का काढ़ा है वो, और उसके साथ में मैं 5 बादाम, 1 अखरोट और 1 अंजीर लेता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं नहा धो करके 40 मिनट योगा प्राणायाम एक्सरसाइजेस करता हूँ। उसके बाद में 5-10 मिनट भगवान जी के पूजा करता हूँ, और उसके बाद फिर नाश्ता करके ऑफिस चला जाता हूँ। और अभी मैंने टेम्परेरी ऑफिस यहाँ बनाया हुआ है, ये आपको दिखाई, ये मेरा वैसे मेडिटेशन रूम है। इसके ऊपर आप दिखाएंगे एक नॉक दिखाई दे रही है ऊपर, बच्चों देखो जरा, वो एक क्रिस्टल लगा हुआ है ग्लास का टॉप पर, और उसमें जब सूरज उसके ऊपर पहुंचेगा तो नीचे जमीन पर 7 रंगों की लाइट निकलती है, और एक शेर की खाल है मेरे पास, उस पर बैठ करके मेडिटेशन करता हूँ मैं। लेकिन अभी मैं मेडिटेशन अपने घर में बेडरूम में ही करता हूँ, इसको मैंने ऑफिस बनाया हुआ टेम्परेरीली पोल्यूशन की वजह से, कि जिससे कि मुझे ऑफिस जाने में एक तो टाइम ख़राब होता है आने जाने में, और दूसरा ये कि पोल्यूशन का है, तो मैं यहाँ बैठ करके अपना काम करता हूँ। मेरी सेक्रेटरी यहीं आ जाती है।
सर बात करें आपके फिट रहने का राज, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपसे वार्तालाप भी की थी तो आपने बताया था कि मेरा फिट रहने का राज ये भी है कि मैं पॉल्यूशन से काफ़ी दूर रहता हूँ। दिल्ली में होने के बावजूद आप पॉल्यूशन से दूर हैं, ये अहम सवाल है। हाँ बेटे, मैं जो है जो जैसा मैंने बताया, एक तो मैं फार्म हाउस में रहता हूँ तो यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी है, मतलब ऐसे 197 फार्म हाउसेज हैं यहाँ पर सबरे, तो उन सबको मिला करके यहाँ पोल्यूशन मैंने अभी आपको दिखाया कितना 170-180 था, दिल्ली से आधा है। और मेरे बेडरूम में मैंने एयर प्योरीफायर लगाए हुए हैं, हर बेडरूम में, हर जगह, ऑफिस में भी लगाए हुए हैं। अगर ऑफिस में देखेंगे एक एयर प्योरीफायर है, एक हीटर है और एक ह्यूमिडिफायर है, मतलब ह्यूमिडिटी भी कम नहीं होनी चाहिए, नमी भी चाहिए आपको, तो वो सब लगाए हुए हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में रहता हूँ मैं, तो उसमें मुझे कोई पोल्यूशन से कोई वो नहीं है, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है मुझे। सर एक इंस्पिरेशन जो आज के यूथ के लिए, क्योंकि आप इतने यंग हैं और अपनी यंग जनरेशन को क्या ऐसा सुझाव देंगे कि वो भी यंग हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो समय सारणी, अगर टाइम टेबल की बात की जाए, टाइम टेबल से लेकर उनके जीवन के हर पहलू में कहीं ना कहीं जो युवा है वो खो चुका है। देखो बेटे, पहली चीज़ तो मैं हर युवा के लिए या बुज़ुर्ग के लिए भी ये एडवाइस करूँगा कि उसको अपना रहना, खाना पीना, सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और सेहत के लिए जो मैंने बताया कि जो मैं तो बेटे पक्का वेजिटेरियन हूँ, मैंने कभी मीट नहीं खाया, मैंने कभी अंडा नहीं खाया, मैंने कभी शराब नहीं पी, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। तो मैं जो है इन सब चीज़ों से दूर रह करके शायद उसका नतीजा मैं आज हूँ कि 84 साल की उम्र में भी मैं बिल्कुल फिट हूँ, हेल्दी हूँ। और यही मैं हर एक को मैसेज दूंगा कि बेटे सेहत पे ख्याल रखो। और जैसे मैंने बताया कि मेरी दिनचर्या में 1 घंटा मेडिटेशन और 40 मिनट योगा प्राणायाम एक्सरसाइजेज हैं, वो करते रहो। और एक बात बताता हूँ बेटे, सब कुछ यही रह जाता है, आप लेके कुछ भी नहीं जाते हो, तो जो आपके साथ जाता है वो आपकी हेल्थ है, क्योंकि आप उतना लंबा जीते हो। तो इसलिए सेहत पे बहुत ख्याल देना चाहिए और देश की सेवा करो, तो देश आपका आगे बढ़ेगा, आपको याद करेगा, याद रखेगा आपको कि आपने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। देश ना करे तो कम से कम कुछ लोग आपके 10, 20, 50, 100, 200 जो आपके अगल बगल में आसपास के लोग हैं वो आपको याद रखेंगे कि भाई आपने ये किया। तो इसलिए बेटे उसको भी, और वो अभी आप ये देखो ना बेटे, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और अभी कोई अंत नहीं है। यू नेवर नो कहाँ पहुँच सकते हैं, तो इसलिए इनोवेशन मस्ट कंटिन्यू। सर एक अहम सवाल है जो मेरे अंदर भी है कि आपने इतना कुछ किया देश के लिए और समाज के लिए, कहीं भी आपका एक जो अगर बात करें कहीं ना कहीं देश के पास आपका नाम नहीं है। अगर बात करें गिरीश मोहन गुप्ता जी का कहीं ना कहीं नाम मिसिंग है, ऐसा क्यों? नहीं बेटे, देखो बेटे, मैं वैसे आई एम ए पब्लिसिटी शाई पर्सन, बहुत कम मैं उसमें एक्सपोज करता हूँ अपने को, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए करीब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 15 या 16 लोगों ने मुझे नॉमिनेट किया पद्मश्री के लिए, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी हैं। बिहार के गवर्नर हैं और कई बहुत सारे ऐसे हैं जो पद्म विभूषण हैं, पद्म भूषण हैं, पद्मश्री हैं, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है इस साल। तो वो 25 जनवरी को पता लगेगा, दैट विल बी माई अल्टीमेट रिकॉग्निशन। बट मुझे उसकी कोई वो नहीं है, कोई लालसा है, चिंता नहीं है। मैंने अपने को नॉमिनेट नहीं किया है, लोग सेल्फ नॉमिनेट करते हैं, मैंने नहीं किया है, मुझे लोगों ने नॉमिनेट किया है। तो लेट अस सी क्या होता है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने समाज के लिए निरंतर काम किया। अगर बात करें, अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन जी और एक फोजा सिंह थे जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 95 वर्ष की उम्र में, उनको भी पछाड़ते हुए आज हमारे जो सर हैं वो आगे निकले हैं। क्योंकि आज़ादी से लेकर आज तक, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में काम हो, चाहे वो समाज में काम हो, वो लगातार कर रहे हैं। और आप बात किए चाहे प्रेजेंट में भी, उनके माइंड में सिर्फ एक ही विचार है कि आगे किस तरीके से जो सरकार ने उन्हें ज़मीनें दी हैं झांसी में, वहाँ पे समाज के लिए या देश के लिए कुछ अहम कार्य किए जा सके। संजीव गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर, दिल्ली।